दिवाली में मिला भूतिया खजाना। कहते हैं कि देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। पर ये जो देने वाला है वह ईश्वर की ओर इशारा कर रहा है। पर आपको पता है क्या कि अगर कोई भूत भी अति प्रसन्न हो जाए तो वह भी मालदार बना देता है। जी हाँ, हम आज बहुत बात कर रहे हैं एक ऐसे भूत की जिसने एक लड्डू बेचने वाले पर इतना प्रसन्न हुआ कि उसे मालदार बना दिया। आखिर क्यों और कैसे, आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं ताकि इस रहस्यों पे पर्दा उठ सके। हाँ, एक बात और, इस कहानी को आगे बढ़ाने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कहानी में कितनी सत्यता है यह मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि यह कहानी भी मैंने अपने गांव जवार में सुनी है। और जनता की माने तो इस घटना को घटे लगभग 70 से 80 साल हो गए होंगे। पहले गांवों में कुछ फेरी वाले आते थे, आज भी आते हैं पर कम मात्रा में। कोई छोटी मोटी खाने की चीज़ें बेचता था तो कोई श्रृंगार के सामान या धनिया मसाले बेचता था। और आज तो ज़माना बदल गया है और गांवों में भी कई सारी दुकानें खुल गई हैं। और अगर कोई बाहर से बेचने भी आता है तो ठेले पर सामान लेकर या साइकिल आदि पर बर्फ़, आइसक्रीम आदि लेकर आता है। हाँ, तो यह कहानी एक ऐसे ही बनिए से संबंध रखती है जो गांव-गांव घूमकर मूंगफली के लड्डू बेचता था। इस बनिए का नाम रामधन था। रामधन सूनी पगडंडियों, बड़े बड़े बगीचों आदि से होकर एक दूसरे से जाता था। रामधन रोज सुबह मूंगफली, गुड़, धनिया आदि अपने टोकरे में रखता और किसी दूसरे गांव में निकल जाता। एक दूसरे गांव से दूसरे गांव होते हुए मूंगफली बेचते हुए वह तिजहरिया या कभी कभी शाम को अपने गांव वापस आता। एक दिन की बात है, सर्दी का मौसम था और ठंड इतनी तेज थी कि लोग अपने घरों में दुबके थे। इसी समय रामधन अपने सिर पर दौरी उठाए हमारे गांव के पास के खेतों से होकर चला। कहीं कहीं तो इन मेड़ों के दोनों तरफ 2-2 बीघा केवल गन्ने के ही खेत रखे रहते थे। अकेले इन मेड़ों से गुजरने में बहुत डर लगता था। हमारे गांव से वह पास के जिस गांव में जा रहा था उसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर है और बीच में एक बगीचा था। इसे हम लोग आज भी बड़की बारी के नाम से पुकारते हैं। यह बारी इतनी घनी थी कि दोपहर में भी इसमें अंधेरा जैसा माहौल रहता था। इस बगीचे में आम के पेड़ों की अधिकता थी, पर इस बारी के बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ भी था। रामधन इस बगीचे में पहुंचकर अपनी टोकरी को उतारकर एक पेड़ के नीचे रख दिया और सोचा कि थोड़ा आराम करने के बाद आगे बढ़ता हूँ। वह वहीं एक पेड़ की थोड़ी ऊपर उठी जड़ को अपना तकिया बनाया और अपने गमछे को बिछाकर आराम करने लगा। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई, नींद आ गई। अचानक वह सोया था। वहाँ से कुछ ही दूरी पर 2 पेड़ों की डालियाँ बहुत तेजी से नीचे ऊपर हो रही थीं और कभी कभी इन डालियों के आसपास में टकराहट से बहुत डरावनी आवाज़ भी होती थी। वह मन ही मन सोचा कि शायद भूत आपस में झगड़ा कर रहे हैं या कोई खेल खेल रहे हैं। वह डरने वालों में से नहीं था। वह वहीं लेटे लेटे इन भूतों की लड़ाई का आनंद ले रहा था, पर उसे कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा था। बस हवा ही उन पेड़ों के पास बहुत ही डरावनी और तेज बह रही थी। रामधन के लिए भूतों की लड़ाई या खेल आम बात थी। उसे बराबर सुनसान रास्तों, झाड़ियों, घने घने बगीचों आदि से होकर अकेले जाना पड़ता था। अगर वह डर लगे तो उसको धंधा ही चौपट हो जाए। उसका पाला बहुत बार बार भूत, प्रेत, चुड़ैलों आदि से पड़ा था। किसी ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। वह अपने आप को बहुत बहादुर समझता था और इन भूत प्रेतों को आम इंसान से ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था। रामधन ने लेटे ही लेटे अचानक देखा कि एक बड़ा ही भयंकर और विशालकाय प्रेत इस पेड़ के ऊपर उस पेड़ पर क्रोधित होकर कूद रहा है और इसी कारण से उन दोनों पेड़ों की डालियां बहुत वेग से चरर मरर की आवाज़ करते हुए नीचे ऊपर हो रही हैं। रामधन को और कौतूहल हुआ और अब वह सतर्क और होकर उस भूत को देखने लगा। और अरे, रामधन को लगा कि अभी तो यह प्रेत अकेले था, अब यह दूसरा कहाँ से आ गया। अच्छा, तो यह बात है। अब रामधन को सब समझ में आ गया। दरअसल बात यह थी कि यहाँ भूतों का खेल नहीं, भयंकर झगड़ा चल रहा था। वह बड़ा भूत उस दूसरे भूत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था पर कामयाब नहीं हो रहा था और इसी गुस्से में डालियों को भी तोड़ मरोड़ कर रहा था। अरे, अब तो रामधन को और मजा आने लगा था।
क्योंकि भूतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अभी तक जो ये भूत अदृश्य थे, अब एक एक करके दृश्य होते जा रहे थे। और रामधन के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि आज तक उसका पाला जितने भूत प्रेतों, चुड़ैलों आदि से बड़ा था, उनमें काफ़ी समानता थी। और आज जो भूत प्रेत एक एक कर प्रकट हो रहे थे, उनमें काफ़ी असमानता थी। वे एक से बढ़कर एक विकराल थे। किसी किसी की सूरत तो बहुत ही डरावनी थी। रामधन को एक ऐसी भूतनी भी दिखी जिसके 2 सिर और 3 पैर थे। उसके नाक हाक नहीं थे और उसकी आंख भी एक ही थी, और वह भी मुंह के नीचे। रामधन अब उठकर बैठ चुका था और अब भूतों के लड़ने की प्रक्रिया भी बहुत तेज हो चुकी थी और उस बगीचे में बवंडर उठ गया था। अंत में रामधन ने देखा कि एक विकराल बड़े भूत ने एक कमजोर भूत को पकड़ लिया है और बेतहाशा उसे मारे जा रहा है। अब धीरे धीरे करके भूत अदृश्य भी होते जा रहे थे। अब वहाँ वही केवल 3 टांग वाली भूतनी ही बची थी और वह भयंकर विकराल भूत। अब रामधन भी उठा, क्योंकि इन भूतों की लड़ाई में लगभग उसके 1 घंटे निकल चुके थे। रामधन ने ज्यों ही अपनी टोकरी उठाना चाहा, वह उठ नहीं रही थी। रामधन को लगा कि अचानक यह टोकरी इतनी भारी क्यों हो गई। उसने दोबारा कोशिश की और उठी नहीं। वह पसीने से पूरा नहा गया और किसी अनिष्ट की आशंका से काँप गया। उसके मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया, पर आज उसे क्या हो गया वह समझ नहीं पा रहा था। आज तक तो वह कभी डरा नहीं था, पर हाँ, आज उसे डर सताने लगा। उसके पूरे शरीर में एक कपकपी सी उठ रही थी और उसके सारे रोए तीर जैसे एकदम खड़े हो गए थे। अचानक उसे उस बगीचे में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई मदमस्त हाथी की चाल से उसके तरफ बढ़ रहा है। रामधन को कुछ दिख तो नहीं रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। उसके पैरों के नीचे आकर सूखी पत्तियां चरर-मरर कर रही थीं। अब रामधन ने थोड़ा हिम्मत से काम लिया और भागना उचित नहीं समझा। उसने मन ही मन सोचा कि आज जो कुछ भी हो जाए, और वह यहाँ से नहीं जाऊंगा। अचानक उस दैत्याकार अदृश्य प्राणी के चलने की आवाज़ थम गई। अब रामधन थोड़ा और हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है, कौन है? जब कोई भी सामने क्यों नहीं आता। अब सब कुछ स्पष्ट था, क्योंकि वह भूत वही था जो दूसरे भूत को मार रहा था। रामधन के पास दृश्य हुआ, पर एकदम शांत था। अब वह गुस्से में नहीं लग रहा था। रामधन ने कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं डरता नहीं, वह विकराल बोला। डरो मत, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरे रहते तुमने डरने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई डराने की कोशिश करेगा तो उसे मार दूंगा। अब रामधन का डर थोड़ा कम हुआ और उसने उस भूत से पूछ बैठा, और रामधन ने अपनी जान बचाने के लिए उस भूत की चमाचागिरी की और उसकी बहुत प्रशंसा की और बोला, तो क्या अब मैं जाऊं? हाँ जाऊं, पर जाते जाते कुछ तो खिला दो, बहुत भूख लगी है और थक भी गया हूँ, उस विकराल भूत ने कहा। रामधन ने उस भूत से अपना पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा लड्डू निकालकर उसे दे दिया। लड्डू खाते ही वह भूत रामधन से विनीत भाव में बोला कि थोड़ा और दो ना, बहुत ही अच्छा है, मैं भी बचपन में बहुत लड्डू खाता था। रामधन ने कहा कि नहीं नहीं, अब नहीं मिलेगा, सब तुम ही खा जाओगे तो मैं क्या बेचूंगा। भूत ने कहा कि बोलो कितना हुआ, मैं ही खरीद लेता हूँ। रामधन को अब थोड़ी लालच आ गई, क्योंकि उसने सुन रखा था कि इन भूत प्रेतों के पास अपार संपत्ति होती है। अगर किसी पर प्रसन्न हो गए तो माला माल कर देते हैं। अब रामधन ने टोकरी में से थोड़ा और लड्डू निकालकर उस भूत को दिया और बोला कि अब पैसा दो तो यह टोकरी का पूरा सामान तुम्हें दे दूंगा। भूत ने उसके हाथ से लड्डू लिया और खाते खाते बोला कि मेरे पीछे पीछे आओ। अब तो रामधन एकदम निडर होकर अपनी टोकरी को उठाया और उस भूत के पीछे पीछे चल दिया। वह भूत रामधन को लेकर उस बगीचे में एकदम अंदर की ओर पहुंचा। यह उस बगीचे का एकदम उत्तरी छोर था। इस उत्तरी छोर पर एक जगह एक थोड़ा उठा हुआ टीला था और वहीं पास में मूज और एक छोटा नीम का पेड़ था। उस नीम के थोड़ा आगे एक छोटा सा पलाश का पेड़ था। उस विकराल भूत ने रामधन से कहा कि इस पलाश के पेड़ के नीचे खोदो। रामधन ने कहा कि मेरे पास कुछ खोदने के लिए नहीं है, तुम ही खोदो, तुम ही खोदो।
रामधन की बात सुनकर वह भूत आगे बढ़ा और देखते ही देखते वह और विकराल हो गया। उसके नाखून खुरपों की तरह बड़े हो गए थे और इन्हीं नाखून से वह उस पलाश के पेड़ के नीचे खोदने लगा। खोदने का काम ज्यों ही खत्म हुआ, त्यों ही रामधन ने उस गड्ढे में झाँक कर देखा। उसे उस गड्ढे में एक बटुला दिखाई दिया। अब तो वह बिना कुछ सोचे समझे उस गड्ढे में प्रवेश करके उस बटुले को बाहर निकाला। बटुला बहुत भारी था। उसने बटुले के मुख पर से ज्यों की ढक्कन हटाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि बटुले में पुराने चांदी के सिक्के थे। वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने दौरी में सारा सामान वहीं गिरा दिया और भूत को बोला कि सब खा जाओ। भूत खाने पर टूट पड़ा और इधर रामधन ने उस बटुले का सारा माल अपनी टोकरी में रखा और उसे ढककर तेजी से अपने गांव की ओर चल पड़ा। और गांव में जा पहुंचने के एक हफ्ते ही बाद ऐसा लगा कि रामधन की लौटे लग गई हो। उसने अपने कच्चे मकान के स्थान पर लिंटर बनवाना शुरू किया और धीरे धीरे करके मूंगफली और लड्डू बेचने का धंधा भी बंद कर दिया।